नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान में दूसरा पाठ लेकर आए हैं, अम्ल क्षार एवं लवण। तो इसको हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले आता है अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल सामान्यतः खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं तथा अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जैसे नींबू, इमली, सिरका स्वाद में खट्टे होते हैं। इनमें मुख्यतः साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड उपस्थित होता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई आयन नहीं देते। तो इसका उदाहरण हम एक इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे HCl है, ये अपने अवयवी तत्वों H धनायन और Cl ऋणायन में टूट जाता है, अर्थात ये एक किस प्रकार का तत्व है? ये एक हमारा अम्ल है। इसी प्रकार से H2SO4 और HNO3 और CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, इनको हम इनके अवयवी तत्वों में अगर तोड़ते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन विस्थापित करते हैं, अर्थात ये अम्लीय पदार्थ यानी कि अम्ल हैं। इसके आगे देखते हैं, परंतु हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, अतः यह जल के एक अणु से क्रिया करके या संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, जैसे H+ और H2O इसमें मिल गया, H3O बन गया इसका। अतः अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में H3O+ आयन देते हैं। इस प्रकार से हम इन अन्य जो तत्व थे हमारे, जो अम्ल थे, उसको हम इस प्रकार से अभिक्रिया को हम लिख सकते हैं, जैसे HCl टूटा, फिर इसने जल से क्रिया करी तो इस प्रकार से क्लोरीन ऋणायन दिया और H3O+ धनायन दिया। इसी प्रकार से HNO3 को इसमें H और NO3 में तोड़ेंगे और ये जल से क्रिया करेगा इसका प्लस में, और यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन इस प्रकार से प्रदान करेगा। अब आते हैं अम्लों के सामान्य गुण, यानी कि अम्लों में क्या क्या समानता पाई जाती है। तो सामान्यतः अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, जो इसका एक आवश्यक अवयव होता है, और अम्लीय विलयन में विद्युत का जो प्रभाव होता है वो हाइड्रोजन के कारण ही होता है। परंतु कुछ तत्व ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है परंतु फिर भी वे अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करते, जैसे ग्लूकोज है या एल्कोहल है। तो ये हाइड्रोजन आयन नहीं देते, लेकिन इसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अगला नंबर 2 आता है प्रबल अम्ल। प्रबल संक्षारक पदार्थ होते हैं, अर्थात जो प्रबल अम्ल होते हैं वह किसी भी वस्तु को आसानी से नष्ट कर सकते हैं, उनका प्रभाव अधिक होता है। नंबर 3, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, लेकिन इनकी संचारी प्रवृत्ति के कारण इन्हें चक्कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी त्वचा को, जीभ को नष्ट पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 4, अम्ल जल में विलय होते हैं। जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा विलयन का ताप बढ़ जाता है। उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा अम्ल की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रबल अम्ल को घोलने पर अधिक ऊष्मा मिलेगी और जो कम प्रबल होते हैं उन्हें घोलने पर कम ऊष्मा मिलती है। अतः जो अम्लों में तनुकरण किया जाता है, यानी कि जल मिलाया जाता है, वो बहुत धीरे धीरे मिलाना चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे ऊष्मा का प्रभाव उत्पन्न हो। उससे जो है, अगर हम किसी बर्तन में घोल रहे हैं तो वह बर्तन हमारा टूट भी सकता है। किसी कांच के बर्तन में जब हम मिलाते हैं, अगर हम उसको जल्दी से तनुकरण करेंगे यानी उसमें जल मिलाएंगे तो वह अधिक ऊष्मा के कारण हमारा बर्तन नष्ट हो जाता है। तो ये हमें भी सावधानी थोड़ी सी रखनी होगी। नंबर 5 है अम्लों का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल। सामान्यतः ये गुण अम्लों में पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं इनके रासायनिक गुणों की ओर। तो सबसे पहले आता है अम्लों के रासायनिक गुण में धातुओं से अभिक्रिया। अम्ल कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जैसे कुछ धातु हैं जिंक,
जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ZnSO4 हमें प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम एक अन्य धातु के साथ देखते हैं, मैग्नीशियम के साथ नाइट्रिक एसिड क्रिया करता है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और इसी प्रकार जिंक की क्रिया यदि हम HCl से कराएं तो ZnCl2 और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। अब आता है धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण जल और बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, जैसे धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम एक इक्वेशन की सहायता से भी देख सकते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट की क्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड जल और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमारा कैल्शियम सल्फेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाता है। ये कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया आती है। आगे चलते हैं अब बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो इसी प्रकार से बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है। यहाँ पर भी हमारा लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। इसका उदाहरण हम इस प्रकार देख सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो हमारा सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त हो जाता है। ये हमारी इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है। आगे चलते हैं धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अम्ल लवण और जल बनाते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार से हो सकता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो कॉपर क्लोराइड और हमारा जल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया HCl से कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और हमारा जल प्राप्त होता है। ये हमारे धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया हो जाती है। धात्विक ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अब आते हैं अम्ल की क्षारकता। तो अम्ल के एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या को उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। जैसे HCl HNO3 और CH3 COOH में एक विस्थापनीय हाइड्रोजन है, अतः इनकी जो क्षारकता होगी वो 1 हो जाएगी। इसी प्रकार H2SO4 में जो विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु है वो 2 है तो इसकी क्षारकता 2 होगी। और H3PO4 में हाइड्रोजन की संख्या जो है वो 3 है तो इस प्रकार से इसकी क्षारकता कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। कुछ अम्लों के उदाहरण आप नीचे देख सकते हैं, जिसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और एसिटिक और फास्फोरिक और सल्फ्यूरस अम्ल है। अब आते हैं अम्लों के उपयोग। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग है। इसके 3 उपयोग मुख्यतः हैं। नंबर 1 है विभिन्न प्रकार के क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में। नंबर 2 है कलई करने के लिए सतह साफ करने में। और नंबर 3 है बस उद्योग में कपड़े की रंगाई में। अब आता है नाइट्रिक अम्ल के उपयोग। तो नाइट्रिक अम्ल के उपयोग नंबर 1 है सोने तथा चांदी के शोधन में। नंबर 2 उर्वरक, विस्फोटक, रंग तथा औषधि के निर्माण में होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अम्लराज मिलाने में ये उपयोग होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग जो है ये लेड एसिड बैटरी में होता है और पेट्रोलियम उद्योग में होता है। उर्वरक, प्लास्टिक और कृत्रिम रेसे, वॉशिंग पाउडर आदि बनाने में इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। अब आते हैं क्षारक। वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं यानी कि OH आयन देते हैं, उनको इसके अतिरिक्त अन्य कोई आयन नहीं देते तो उसको हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। जिसके उदाहरण हम निम्न प्रकार देख सकते हैं, जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, NH4OH इत्यादि। तो इसकी रिएक्शन हम इस प्रकार देख सकते हैं। NaOH का जलीय विलयन लिया जाता है, ये सोडियम और OH निगेटिव आयन में टूट जाता है। इसी प्रकार से ये अन्य आपके क्षारक दिखाए गए हैं जो किस प्रकार से अलग अलग आयनों में टूटते हैं। इसको आप
ध्यानपूर्वक समझ लेंगे और देख लेंगे। अब आते हैं क्षार। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। तो जल में घुलनशील कुछ क्षारक दे रखे हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है और पोटेशियम ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से ये जल में घुल जाते हैं, अर्थात ये क्षारक क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक हमारे क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट, अब जल में कुछ एबिला हैं, जैसे आपका आयरन ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो ये जो क्षारक हैं वो क्षार नहीं है, अर्थात ये जल में घुलते नहीं हैं। आगे चलते हैं अब क्षारों के सामान्य गुण। तो प्रबल क्षार भी अम्लों की भांति संक्षारक होते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा या त्वचा आदि को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो संक्षारण प्रवृत्ति होती है वो अम्लों की तुलना में बहुत कम होती है, अर्थात ये कम संक्षारण करते हैं। नंबर 2 है, इनका स्वाद तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। इनको हमें चखना नहीं चाहिए। ये जल में विलय अर्थात घुल जाते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तथा फेनोल्फ्थालीन के साथ गुलाबी रंग देते हैं और छूने में ये साबुन के जैसे चिकने होते हैं। अब इनके कुछ रासायनिक गुण आते हैं। ये वसीय गुण हैं, जो वसा के साथ मिल करके साबुन का निर्माण करते हैं। ये उच्च वसीय अम्लों के साथ, जैसे तेल इत्यादि के साथ, आपका ग्लिसरॉल और साबुन बनाते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन आप देख लेंगे सही प्रकार से। ये जो पहला है तेल या वसा का सूत्र है, दूसरा क्षार NaOH लिया है हमने। अब आता है अम्लों से अभिक्रिया। क्षार की अम्लों से अभिक्रिया कराने पर आपका लवण और जल प्राप्त होता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल ये है, जैसे NaOH की क्रिया HCl से कराने पर लवण यानी कि NaCl और हमारा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं। धातु के साथ अभिक्रिया। कुछ क्षार धातु के साथ बहुत कम क्रिया करते हैं। कुछ ही धातु हैं जिनके साथ ये अभिक्रिया कर सकते हैं, जैसे Zn है। अन्य धातु के साथ अभिक्रिया जो है संभव नहीं होती है। तो इसकी हम इक्वेशन को कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे आपका NaOH के 2 अणु लिए और Zn से इसकी अभिक्रिया करा दी, तो आपका सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आते हैं अधात्विक ऑक्साइड, जैसे गैसीय ऑक्साइड होते हैं, जैसे CO2 या अन्य कोई ऑक्साइड होगा। इसकी क्षारक के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? लवण बनता है और जल बनता है। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अगर कराई जाए कार्बन डाइऑक्साइड से, तो सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे कुछ सामान्य अब गुण आते हैं। अब आते हैं क्षारक की अम्लता। तो किसी क्षारक की अम्लता उसके एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या होती है, जैसे KOH, NaOH, NH4OH। ये इसकी अम्लता होती है, जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन जितने होंगे वह उतनी ही अम्लता का होगा। जिसमें 1 होगा उसकी 1, जिसमें 2 होगा 2 और जिसमें 3 होगा 3। तो कुछ क्षारकों के उदाहरण इस प्रकार दे रखे हैं हमारे, इसको देख लेंगे। अब क्षारों के उपयोग आते हैं। तो कुछ क्षारों का उपयोग जो निम्नलिखित है, इनका उपयोग एक अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन उद्योग में और कागज उद्योग में
रियोन तथा अनेक रसायनों के निर्माण में होता है। अब आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है। तो जो चूना है पुताई में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा उद्योग में और जल की कठोरता दूर करने में, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग विभिन्न अमोनियम लवण बनाने में होता है। अब आता है अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल तथा क्षारकों की पारस्परिक अभिक्रिया। जब अम्ल तथा क्षारक के विलयन को मिलाया जाता है तो अम्ल द्वारा क्षारक के प्रभाव को तथा क्षारक द्वारा अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो अभिक्रिया होती है उसको हम उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी इक्वेशन निम्न प्रकार से हम ले सकते हैं, जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं और लवण तथा हमारा जल प्राप्त होता है। इसके कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं। अब देखते हैं अम्ल क्षार की पहचान। कुछ पदार्थ जो अम्ल और क्षार के जलीय विलयन में मिलाने पर रंग बदल देते हैं अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। इन पदार्थों की सहायता से अम्ल और क्षार की पहचान की जा सकती है। तो ये कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि लिटमस पेपर है। कागज की एक पट्टी होती है जिसको लिटमस विलयन में भिगोकर सुखा लेते हैं। इसे लिटमस पेपर कहते हैं। जब ये अम्ल में डुबा जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है, और जब इसे क्षार में डुबाते हैं तो इसका रंग नीला हो जाता है। हल्दी है, हल्दी पीले रंग की होती है, परंतु जब क्षारीय विलयन में डालते हैं तो इसका रंग लाल हो जाता है। इसी प्रकार से मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज एक नारंगी रंग का रंजक है। जब मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद अम्लीय विलयन में डालते हैं तो विलयन का रंग लाल हो जाता है, और जब क्षारीय माध्यम में डालते हैं तो पीला हो जाता है। अब आते हैं अम्लों की या क्षारकों की प्रबलता। तो जिन अम्लों या क्षारकों में आयन की मात्रा अधिक होती है उन्हें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कहते हैं। जो जलीय विलयन होता है, अगर अम्ल है तो उसमें H आयन या हाइड्रोनियम आयन जो है अधिक होते हैं, और यदि क्षार है तो उसमें OH आयन अधिक होते हैं। लेकिन जल में दोनों आयन बराबर होते हैं, H आयन और OH आयन दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पर प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में ये इधर का हाइड्रोनियम आयन अधिक होता है, और प्रबल क्षार के जलीय विलयन में OH आयन की सांद्रता अधिक होती है। इसी कारण इन्हें प्रबल कहते हैं। जब क्षारकों के जलीय विलयन में OH की सांद्रता अधिक होती है, अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं वह प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और जो अम्ल जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं उनको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार जो क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उन्हें हम प्रबल क्षार कहते हैं, और जो क्षार आंशिक रूप से वियोजित होते हैं उनको हम दुर्बल क्षार कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे प्रबल क्षार और प्रबल अम्लों के। तो जो प्रबल अम्ल है वो आपका HCl, H2SO4 और HNO3 होता है। जो दुर्बल अम्ल है वो यहाँ पर H2S, HCN और एसिटिक है। इसी प्रकार से क्षार और ये दे रखी है। धन्यवाद।